discretionary powers. We had discussed earlier that president is a nominal head. It is the official head and it has nominal powers. Actual powers are in the hands of prime minister and its cabinet. But हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट को नॉमिनल हेड तो बनाया बट नॉट लाइक अ पपेट. सो प्रेसिडेंट के पास भी कुछ ऐसी डिस्क्रिशनरी पावर्स है which it can use in order to control prime minister. So ऐसा नहीं है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट अपनी पावर्स को एक्सेसिवली यूज कर सकते हैं, उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है. यस, certain matter president can use its discretionary powers. It's a very important question. So first point, advice. If president has given any kind of advice to the government, to the prime minister and the cabinet, then in such case prime minister must need to listen to that advice. And although prime minister and its cabinet bound नहीं है उस advice को मानने के लिए, but it matters a lot कि अगर president ने कोई advice दी है then उसका एक value होती है and they should definitely abide by it. Now second is pocket veto. Pocket veto is very important. ये 2 मार्कर में भी ये क्वेश्चन आता है. So this says कि अगर कोई लॉ पास हो तो प्रेसिडेंट के पास आता है. Any law comes to president. आपको पता है कोई लॉ मेकिंग प्रोसीजर का लास्ट प्रोसीजर दैट इज साइनिंग बाय द प्रेसिडेंट. सो प्रेसिडेंट में के पास कोई ऐसा सच टाइम लिमिट नहीं है. देयर इज नो टाइम लिमिट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट को साइन करना है. सो अदर देन मनी में कोई भी बिल आता है तो प्रेसिडेंट कैन कीप इट विद हिम एंड जरूरी नहीं है कि वो उसको साइन करे. और इन केस 6 मंथ 7 मंथ पास होने बाद गवर्नमेंट का टेन्योर कंप्लीट हो जाता है तो वो बिल अपने आप कैंसिल हो जाता है. सो इन दिस वे एक पावर है प्रेसिडेंट के पास कि कोई भी ऐसा बिल जो प्रेसिडेंट को लगता है कि वो प्रॉपर नहीं है, कंट्री के इंटरेस्ट में नहीं है, तो प्रेसिडेंट कैन स्टॉप दैट बिल टू पास. नाउ नो क्लियर मेजॉरिटी. एज यू नो इन द प्रेजेंट टाइम्स किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलती. तो ऐसे में प्रेसिडेंट डिसाइड कि कौन सी पार्टी को इनवाइट करना है टू फॉर्म गवर्नमेंट. फॉर एग्जाम्पल 2 कंटेंडर्स हैं, दोनों के ऑलमोस्ट सेम वोट्स हैं, तो ये प्रेसिडेंट का अपना डिस्क्रिशन होगा कि वो कौन सी पार्टी को इनवाइट करें. सो यहाँ प्रेसिडेंट अपना खुद का डिस्क्रिशन यूज करता है. दिस 3 कंडीशन. सो दीज आर द डिस्क्रिशनरी पावर्स. विल डिस्कस इट इन मोर डिटेल थ्रू PPT. So students will discuss the discretionary powers in detail. As president is the head of executive, so president has the right to be informed of all important matters. So although president के पास nominal powers है but it has the right to be informed. जो भी government decision लेती है तो they have to inform about it to president. So prime minister is obliged to furnish all the information that the president may call for. The president often writes to the prime minister and expresses his views on matters confronting the country. So कोई भी country related कोई भी matter हो then president can write it to prime minister और अपने views को वो express कर सकता है. Now 3 situations जो अभी हमने flow chart में discuss करी. 3 situations. The first is related to advice. Very important कि कोई भी जो एडवाइस है जो अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने दी है तो प्रेसिडेंट कैन सेंड इट बैक फॉर रिकंसिडरेशन. सो व्हेन द प्रेसिडेंट थिंक्स दैट द एडवाइस हैज सर्टेन फ्लॉज और लीगल लैक्यूना और दैट इट इज़ नॉट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री देन इट कैन आस्क द काउंसिल टू रिकंसिडर इट. तो अगर कोई भी एडवाइस ऐसी है जिसमें कुछ ड्रॉबैक्स हैं तो प्रेसिडेंट उसको वापस भेज सकता है. The council can still send back the same advice and the president would then be bound by the advice. Such a request by the president to reconsider the decision would naturally carry a lot of weight. So although अगर वो एडवाइस प्रेसिडेंट ने वापस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिटर्न की और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फिर से सेम एज इट इज़ फिर से अगर भेजता है वापस प्रेसिडेंट को साइन करने के लिए तो प्रेसिडेंट बाउंड है सिग्नेचर करने के लिए. ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है. लेकिन अगर मोरल ग्राउंड्स पे देखें तो कोई भी रिकंसिडरेशन के लिए अगर कोई डिसीजन वापस आता है तो इट कैरी अ लॉट ऑफ वेट. एक मोरल
फाउंडेशन हो जाती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास कि उन्हें प्रेसिडेंट की बात माननी पड़ेगी. सो अदरवाइज it will be like violation. Now, second thing related to veto power. Veto power is a power of cancelling any kind of bill. किसी भी बिल को स्टॉप करना, सो उसको विदहोल्ड करना या रिफ्यूज टू गिव असेंट टू बिल पास्ड बाय द पार्लियामेंट. अगर प्रेसिडेंट किसी भी बिल को साइन करने के लिए अगर रिफ्यूज़ करता है तो वो बिल वापस से पार्लियामेंट के पास जाता है. पार्लियामेंट फिर से वो प्रोसीजर फॉलो करती है और फिर से प्रेसिडेंट के पास सिग्नेचर के लिए आता है. लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी टाइम लिमिट नहीं है. देयर इज़ नो टाइम लिमिट मेंशन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. सो दिस इज़ द रीज़न कि अनलिमिटेड टाइम के लिए प्रेसिडेंट उस बिल को अपने पास रख सकता है. उसके पास कोई बाउंडेशन नहीं है कि इतने टाइम में प्रेसिडेंट को साइन करना है. सो ये जो लिंगर ऑन वाली जो पावर है उससे वो जो बिल है वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाता है. सो स्पेशली दिस विल वर्क इन द केस ऑफ नॉन मनी बिल. जो मनी रिलेटेड जितने भी बिल्स हैं उनमें तो प्रेसिडेंट के पास टाइम लिमिट है कि विद इन 14 days प्रेसिडेंट हैज़ टू साइन. बट नॉन मनी बिल में टाइम लिमिट नहीं है. कभी भी प्रेसिडेंट उस पर साइन कर सकता है, चाहे तो 1 year लगाए चाहे 2 years लगाए, तो ये प्रेसिडेंट के ऊपर है. So president can just keep the bill pending with him without any time limit. This gives the president an informal power to use the veto in a very effective manner. This is sometimes referred to as pocket veto. So this is a very important one marker question. What do you understand by pocket veto? It means that president can just keep the non-money bill pending with him without any time limit. So ये भी president की एक बहुत important power है किसी भी बिल को लॉ में कन्वर्ट होने से रोकने के लिए. सो प्रेसिडेंट इस पावर को यूज़ कर सकता है. वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऐसा पास्ट में कई बार हुआ है. वन ऑफ द एग्जाम्पल गिवन इन द बुक इज दैट इन 1986 द पार्लियामेंट पास्ड अ बिल नोन एज इंडियन पोस्ट ऑफिस बिल. दिस बिल वॉज वाइडली क्रिटिसाइज बाय मेनी फॉर इट सॉट टू कर्टेल द फ्रीडम ऑफ द प्रेस. तो प्रेसिडेंट भी हर किसी बिल को नहीं रिफ्यूज़ करता है. जो बिल में वाकई में कुछ लीगल लैक्यूना है, बहुत ज़्यादा उसका पब्लिक क्रिटिसिज्म हो रहा है, तो ऐसे केस में प्रेसिडेंट अपनी इस पावर को यूज़ कर सकता है. सो द देन प्रेसिडेंट ज्ञानी जेल सिंह, उस समय जो प्रेसिडेंट ज्ञानी जेल सिंह थे उन्होंने इस बिल में कोई डिसीजन नहीं लिया, बिल्कुल साइन नहीं किया. जब तक वो अपनी पोस्ट पर है तब तक उन्होंने उस बिल पे साइन नहीं किए. देन जब उनका टर्म ओवर हुआ, जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट वेंकट रमन जब वो आए तो उन्होंने भी बिल को वापस से पार्लियामेंट के पास भेज दिया फॉर रिकन्सिडरेशन. सो बाय दैट टाइम क्या हुआ कि गवर्नमेंट ही चेंज हो गई, तो अपने आप वो बिल नल एंड वॉइड हो गया. सो दिस इज़ द रीज़न कि प्रेसिडेंट की वीटो पावर से जो वो बिल था वो पास नहीं हो पाया. नाउ द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इज रिलेटेड टू कोलिएशन गवर्नमेंट. कि 1989 के बाद से इंडिया में कोलिएशन गवर्नमेंट बन रही है. पहले जैसे कांग्रेस बीजेपी की गवर्नमेंट होती थी, बट 1989 के बाद से कोलिएशन, कांग्रेस लेड कोलिएशन नोन एज यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस. बीजेपी का जो कोलिएशन है दैट इज एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस. सो इंडिया में अभी अलायंस पॉलिटिक्स हो गई है. कोलिएशन गवर्नमेंट क्यों बनती है? क्योंकि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती. तो इस तरह के जब कोलिएशन गवर्नमेंट्स का जो एरा स्टार्ट हुआ, इससे भी प्रेसिडेंट की पावर इंक्रीज हुई है. प्रेसिडेंट अब अपने डिस्क्रिशन को यूज़ कर सकता है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट. जब इलेक्शन के जस्ट बाद जब गवर्नमेंट बनती है तो सपोज किसी भी पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली, देन प्रेसिडेंट डिसाइड कि अब किसको इनवाइट करना है गवर्नमेंट बनाने के लिए. 2 कंटेंटर्स हैं, 2 ये कह रहे हैं कि हम गवर्नमेंट बनाएंगे, तो प्रेसिडेंट अपने मर्जी से डिसाइड करता है. कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है कि ये जो पावर है ये गवर्नमेंट के पास है या प्राइम मिनिस्टर के पास है. दिस इज़ होल एंड सोल विद प्रेसिडेंट. ये प्रेसिडेंट का अपना खुद का डिसीजन होगा कि वो ए पार्टी को बुलाए या बी पार्टी को इनवाइट करे. सो द प्रेसिडेंट हैज़ to decide whom to appoint as the prime minister. In such a situation, the president has to use his own discretion in judging who really may have the support of the majority or who can actually form and run the government. So I hope you understood this. So thank you, class.